जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका विद्या बलरामपुर के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है सुधीर। साथियों, पिछले काफ़ी समय से हम लोग प्लानिंग कर रहे थे करंट अफेयर्स के लिए और अब आपकी करंट अफेयर्स की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। कल हमने पहली क्लास आपके लिए प्रस्तुत करी थी। आप लोगों को कैसा लगा था? कुछ साथियों ने कमेंट सेक्शन में फीडबैक दिया था, लेकिन अधिकतर ने नहीं दिया और मेरे हिसाब से तो निराशाजनक प्रदर्शन था आप लोगों की साइड से। मेरी साइड से काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस था, बट आप लोगों की साइड से काफ़ी निराशाजनक प्रदर्शन था। निराशाजनक इन द सेंस कि जब तक आप कमेंट में कुछ नहीं बताएंगे कि क्लास आपको कैसी लगी, बेहतर थी, बेहतरीन थी, या क्या संशोधन करने की ज़रूरत है, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, जब तक आप कमेंट में नहीं बताएंगे हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए आप सभी के सभी साथी, आपसे निवेदन है, अगर आप इस क्लास को कंटिन्यू रखना चाहते हैं कि यानी कि कल की क्लास अपलोड की जाए, मैं टू बी ऑनेस्ट बोल देता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि कल की क्लास अपलोड की जाए आपके लिए करंट अफेयर्स की, तो आप कमेंट में बताएंगे तो ही हम अपलोड करेंगे, अदरवाइज इस प्रोग्राम को डिसकंटिन्यू कर देंगे। मैंने इस बात के लेकर काफ़ी ख्याल रखा है कि हम अपने लाइफ का एक भी मिनट, एक भी सेकंड हम वेस्ट नहीं करेंगे। आपको लगता है कि बेहतरीन है, आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट है, तो ही सप्लाई की जाएगी, अदरवाइज डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। तो इसलिए आप सभी के सभी साथी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हाँ, आपको क्लास कैसी लग रही है। अपने साथियों के साथ शेयर करें और जैसे क्लास में पहुंचे क्लास को लाइक करें। ठीक है, ये 3 काम आपको करना है। ठीक है, तो ही ये क्लासेस हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ये मेरा डेमो का सेकंड एक तरीके से समझ लो, जो मैं आपको अपलोड कर रहा हूँ। फिर बाद में हम लोग लाइव भी लेके चले जाएंगे क्लासेस को, लेकिन उसके लिए पॉसिबिलिटी ये होगी जब आप कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स करेंगे। 21 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स देखने की कोशिश करते हैं। शुरुआत यहां से करेंगे। बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बनता। पत्थर जब तक चोट ना पड़े, पत्थर पर जब तक चोट ना पड़े तब तक पत्थर भी भगवान नहीं बनता। जब तक आपको, हमको, जब तक चोट नहीं लगती है, तब तक आपके अंदर ज्ञान की जो 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 ज्वाला है वो फूटती नहीं है। गुरु आपको अलग अलग तरीके से चोट मारता है, जीवन आपको अलग अलग तरीके से चोट मारता है। उस चोट की बदौलत ही आप सेप लेते हैं। जैसे एक पत्थर, अनगढ़ पत्थर होता है ना, उसको सेप में लाने के लिए छीनी हथौड़ी लगानी पड़ती है। आपको भी हम छीनी हथौड़ी लगाते हैं डेली पढ़ा के, आपकी कमियों को निकालते हैं, अच्छाइयों को सामने लाते हैं, और उसके बाद आप एक ऐसे अभ्यर्थी के तौर पर सामने आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार हो। तो ये हर दिन करते हैं। इसमें आपका सहयोग देखो, आप जब तक तैयार नहीं होगे, जैसे मैंने कहा ना कि आपको चाहिए तो क्लास मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। मैं आपको बार बार कहता हूं कि जब तक आप सज्ज तैयार नहीं होंगे कि आपकी रिक्वायरमेंट है, आप जब तक रेडी नहीं होंगे कि हमको फाइट करना है, तो कोई फाइट थोड़ी ना करवा सकता बिना मर्जी के। तो इस बात का ख्याल रखेंगे आप सभी के सभी साथी। मैं क्लियर बोलता हूं इन सब चीजों पे। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक बार हाईलाइट देख लेते हैं। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय का फाउंडेशन डे 21 तारीख को मनाया जाता है। 1972 में बना था। जीपी सिंह को सीआरपीएफ के नए चीफ के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया है। टी पांडे, तुहिन पांडे और ए चावला को सेक्रेटरी बनाया गया है। एक तो डीपम के बने, एक रेवेन्यू सेक्रेटरी बने, हम डिस्कस करेंगे। अमित शाह ने अभी शूटिंग रेंज हैदराबाद में उद्घाटन किया है, चर्चा करेंगे। पंकज मिश्रा ने अभी एक बुक लॉन्च करी है, हम चर्चा करेंगे कौन सी बुक और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। उत्तराखंड और आइसलैंड ने कोलैबोरेट किया है जियोथर्मल एनर्जी पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटेंड करेंगे एआई एक्शन समिट फ्रांस में। चर्चा करेंगे कि एआई एक्शन समिट इससे पहले भी हो चुका है, भारत में भी हो चुका है इससे पहले। सिक्योरिटी सम्मेलन एआई पर कहाँ हुआ वो भी चर्चा करेंगे। आर्कियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंटल म्यूजियम वड़नगर में बनाया गया है, महत्व डिस्कस करेंगे। विजय हजारे ट्रॉफी कर्नाटक ने जीता है, हम लोग चर्चा करेंगे। और थर्ड नेशनल माइंस मिनरल कॉन्फ्रेंस उड़ीसा में स्टार्ट हुआ, हम लोग इसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये हाइलाइट्स हैं जिसको हम लोग मेजरली डिस्कस करने वाले हैं इस पूरे न्यूज एनालिसिस में। सभी लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देते रहिए, देख के भाग नहीं जाना है। जब ये प्रीमियर चलता है तो आपको आंसर कमेंट सेक्शन में करते रहना है। ये ना हो जाए कि बस देखे और चले गए। अगर देखेंगे चलेंगे तो फिर वही हो जाएगी बात, जैसे मैंने क्लियर कहा कि अगर आपने ऐसा किया कि हाँ भाई देख लिए, चल दिए, आगे बढ़ गए, ये तो अपलोड करते ही रहेंगे, इनका काम है, ऐसा कुछ सिस्टम अपने पास नहीं है। ठीक है, अपने पास ऐसा सिस्टम, आप पढ़ रहे होंगे बहुत सारे जगह होगा वो ऐसे व्यवस्था, लेकिन अपने पास बहुत ऑनेस्टी से पढ़ाता हूँ, ईमानदारी से पढ़ाता हूँ, अपनी शर्तों पर पढ़ाता हूँ। ठीक है, चलिए। त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय किस तारीख को अपना राज्य दिवस मना रहे हैं? किस तारीख को अपना राज्य दिवस मना रहे हैं बताएंगे? त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय किस तारीख को अपना राज्य दिवस मना रहे हैं? चलिए बताएंगे सभी के सभी साथी। राज्य दिवस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आज आपको पता होना चाहिए। आज आज तारीख है 21 जनवरी की। 21 जनवरी 1972 में त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, फुल स्टेट का दर्जा दिया गया था। आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका मेघालय है, मेघालय असम का हिस्सा था। मेघालय असम का हिस्सा था। 1969 में मेघालय को
स्वायत्त स्टेट, मतलब एक स्वायत्तता दी गई थी पहले, ये जो 1960 ऑटोनॉमस स्टेट था, स्वायत्त जो है राज्य के तौर पे इसका दर्जा दिया गया था। मेघालय का असम के अंतर्गत ही मेघालय को, लेकिन 1972 में क्या कर दिया गया, इसको अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। तो मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ये तीनों एक साथ में बनते हैं एक ही साल में। डिटेल में चर्चा करते हैं इसके बारे में, ध्यान देंगे। देखिए, मेघालय नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एक्ट आया था 1971 का, उस एक्ट के अंतर्गत पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, फुल स्टेटहुड का दर्जा दिया गया था। मेघालय पहले असम का हिस्सा था, 1969 में इसको फुल स्टेट का दर्जा दिया गया, और उसके बाद 72 में इसको क्या कर दिया गया, एक्ट लाया गया 71 में, और 71 के एक्ट के बाद मणिपुर और त्रिपुरा को फुल स्टेट का दर्जा दे दिया गया। आप बताएंगे भारत पे कितने यूटी और स्टेट हैं, वर्तमान समय में कितने राज्य हैं भारत में, तो 28 राज्य हैं। कितने यूनियन टेरिटरीज हैं, तो 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 यूटी हैं वर्तमान समय में। अगर मैं इसी में बात करूं अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश बताओ कब बना था, अरुणाचल प्रदेश को फुल स्टेट का दर्जा कब दिया गया, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश को फुल स्टेट का दर्जा मेरे भाई 20 फरवरी सन 1987 को, 1987 को दिया गया, 1987। अच्छा ये बताओ लेटेस्ट जो राज्य बना था तेलंगाना कब बना था मेरे भाई, तो 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को तेलंगाना बना था। अभी रिसेंटली जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट भी आया था, जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था। कब आया था मेरे भाई, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब आया था, 2019 में आया था, 2019 में। और इसके तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख नाम के 2 यूनियन टेरिटरी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर नाम के 2 यूनियन टेरिटरी क्या कर दिए गए, बना दिए गए, यूटी बनाए गए, 2 यूटी बनाए गए। ठीक है, बहुत सारे साथियों ने डिमांड करी कि नहीं हिंदी में लिखो, ठीक है, बहुत सारे साथियों ने कहा हिंदी में लिखो। हिंदी मैं लिख पाता हूं, मुझे इंग्लिश ज्यादा आती है, मतलब मैं इंग्लिश ही लिखता हूँ, हिंदी इंग्लिश मिक्स लिखता हूँ, मुझे मेरी थोड़ी इंग्लिश ठीक है, तो इंग्लिश की आती है, मुझे हिंदी लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप सभी साथियों को हिंदी में प्रोवाइड करूं चीजें। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं तेलंगाना 2 जून 2014 को बना, और 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश बना था, अरुणाचल प्रदेश। गोवा भारत का 25वां राज्य था। आप नीचे कॉमेंट में बताएंगे कि गोवा कब राज्य बना था भारत का, ये कब बना था, कौन से साल में बना था, ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में, कब बना था, किस साल में बना था, कब, तो ये आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, किस साल में बना था आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में। क्लियर है, बात डन है, ओके बात डन है। अगला क्वेश्चन, आज ही नेशनल हक डे मनाया जा रहा है, तो आप सभी साथियों को आपस में गले मिलिए। ये यूएसए में मनाया जाता है, भारत में नहीं मनाया जाता है, इसलिए हम इस पर अलग से क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हक डे यूएसए में मनाते हैं, छोड़ दो। आज अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 30 नवंबर 2027 तक सीआरपीएफ के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। सीआरपीएफ के महानिदेशक के तौर पे किसको नियुक्त किया गया है, किसे नियुक्त किया गया है, अनीश दयाल, विपुल कुमार, ज्ञानेंद्र प्रसाद या कुलदीप सिंह, किसको नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे कि अभी तक अनीश दयाल सिंह थे सीआरपीएफ के डीजी, डायरेक्टर जनरल कौन थे, ये अनीश दयाल से पहले थे, लेकिन अब ये हट गए, ठीक है, कार्यकाल पूरा हो गया, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को, जीपी सिंह को अभी रिसेंटली सीआरपीएफ के महानिदेशक के तौर पे अपॉइंट किया गया। सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। साथियों ध्यान देंगे ये 1939 में बना था, 1939 में सीआरपीएफ का गठन हुआ था, और इसको जब इस समय वो बना था तो क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस सीआरपी के तौर पे इसको बनाया गया था। 1949 में 1949 में इसको सीआरपीएफ एक्ट के द्वारा इसको क्या कर दिया गया, सीआरपीएफ एक्ट के द्वारा इसको जो है एक वैधानिक बल के तौर पे, वैधानिक बल के तौर पे दर्जा दे दिया गया, वैधानिक बल के तौर पे इसका दर्जा दे दिया गया। सीआरपीएफ एक्ट बनाया गया, सीआरपीएफ एक्ट, और उसके द्वारा सीआरपीएफ एक्ट के द्वारा इसको वैधानिक बल का दर्जा दे दिया गया, वैधानिक बल। तो ये याद रखेंगे आप सभी के समय। ज्ञानेंद्र प्रसाद सिंह, अभी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का डीजी बनाया गया, डीजी। कई सारे डीजी हाल फिलहाल में बने हैं, एक बार मैं आपको इसको लिखित फॉर्मेट में भी दे देता हूं, देख लेंगे यहाँ पे। देखिए अभी सीआरपीएफ का गठन 27 जुलाई 1939 को हुआ था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के तौर पर। बाद में 1947 में इसका नाम बदलकर सीआरपीएफ कर दिया गया, और 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ एक्ट लाया गया, और इसके बाद इसको एक वैधानिक बल का दर्जा दे दिया गया, वैधानिक बल का दर्जा दे दिया गया। जो लेटेस्ट करंट अफेयर्स है, जीपी सिंह को अपॉइंट कर दिया गया सीआरपीएफ के नए चीफ के तौर पे। 20 जनवरी 2025 को ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को सीआरपीएफ का जो है नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है, याद रखेंगे, नया महानिदेशक। 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी थे, पहले ये असम पुलिस के महानिदेशक के तौर पे भी काम कर चुके हैं। इतनी बात आपको याद रखनी है।
एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, अंतरिम चार्ज बितुल कुमार को दिया गया था। इससे पहले बितुल कुमार अंतरिम चार्ज में थे, लेकिन फिर उससे पहले अनीस दयाल सिंह थे, उसके बाद बितुल कुमार आए, बितुल कुमार के बाद अब जीपी सिंह आ गए हैं, जीपी सिंह। तो इनका यहीं पे याद रखना, जीपी सिंह। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स आप लोगों के लिए इस बार इकट्ठा किया है, कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट, कुछ इंपॉर्टेंट जल संधियां आप लोगों के लिए इकट्ठा की है। आप सभी के सभी साथी जल संधि, ये इंपॉर्टेंट कैनाल्स जो मैंने आपके सामने रखा है, ये पिछले कुछ दिनों में चर्चा में रहे। आज का होमवर्क यही रहने वाला है कि आप सभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज, स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर, स्ट्रेट ऑफ इंग्लिश चैनल, ये आप याद करके कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप में से कितने लोगों को ये याद है। ठीक है, ये कमेंट करके आप बताएंगे। आपको होमवर्क मैंने प्रॉपरली लिखा हुआ है, आप देखेंगे और इसको याद करेंगे। आज का ये होमवर्क होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। जनवरी 2025 में अरुणीश चावला को किस पद पर नियुक्त किया गया? अभी अरुणीश चावला को किसी एक महत्वपूर्ण पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है, बताएंगे किस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया अरुणीश चावला को। अरुणीश चावला को किस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है, तो ध्यान देंगे। मैंने आपको बताया कि अभी जनवरी 2025 में अरुणीश चावला को एक महत्वपूर्ण पद जो है डीपम के सचिव के तौर पे, दो लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ है। एक तुहिन कांत पांडे का, तुहिन बहुत अपॉइंटमेंट है, आज तो अपॉइंटमेंट ही अपॉइंट है। तुहिन कांत पांडे को किस पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है? तुहिन कांत पांडे को आपको पता है राजस्व सचिव के तौर पे बनाया गया है, राजस्व सचिव के तौर पे बनाया गया है। और अगर बात किया जाए अरुणीश चावला को, तो डीपम के सचिव के तौर पे इनको बनाया गया है, डीपम के सचिव। यहाँ पर कुछ बातें आप देख सकते हैं, जैसे कि सबसे पहली बात तो तुहिन कांत पांडे राजस्व सचिव के रूप में, अरुणीश चावला को डीपम के यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, डीपम के अध्यक्ष के तौर पे। एक कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो कि भारत में इन्वेस्टमेंट और पब्लिक एसेट मैनेजमेंट पे काम करती है, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है डीपम। इसके सचिव के तौर पे अरुणीश चावला और जो आपके रेवेन्यू सेक्रेटरी के तौर पे तुहिन कांत पांडे को चुना गया। ठीक है, कई सारे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। मैं सोच रहा हूं कि एक और बता दूं। एक डीजी अभी रिसेंटली अपॉइंट हुए थे, एक डीजी जिनका नाम है फैज अहमद किदवाई, ये अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है। ये डीजीसीए है ना, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो नागर विमान की महानिदेशक वाली बॉडी है। मेरे से थोड़ा सा इस चीज को लेकर मुझे थोड़ी हिंदी कम आती है, तो इस चक्कर में ये मुश्किल होगी आपको। मुझे इंग्लिश ही थोड़ी सी ठीक आती है, बट मैं फिर भी कोशिश करूंगा। बोल रहा हूं नाम, आप एक बार हिंदी में नोट करेंगे। फैज अहमद किदवाई, इनको डीजीसीए के डीजी के तौर पे, डीजीसीए के डीजी है ना, डायरेक्टर जनरल मतलब महानिदेशक है ना, महानिदेशक बनाया गया, महानिदेशक। ठीक है, तो ये एक अपॉइंटमेंट हुआ था जिसका नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में पीएनबी और के जो है एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? पीएनबी और इंडियन बैंक, दो के अभी एमडी सीईओ नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पर पीएनबी पूछा गया है, मैं इंडियन बैंक बता देता हूँ आपको तब तक। इंडियन बैंक के सीईओ, इंडियन बैंक के क्या कर दिए गए, एमडी और सीईओ अभी रिसेंटली अपॉइंट किए गए हैं। क्या नाम है मेरे भाई? तो अगर मैं बात करूं इंडियन बैंक के, तो इनका नाम है विनोद कुमार को अपॉइंट किया गया है। विनोद कुमार को, ये इंडियन बैंक के एमडी सीईओ बनाए गए हैं, जबकि पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ किसको बनाया गया है? अशोक चंद्रा को बनाया गया है, अशोक चंद्रा हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू एमडी सीईओ ऑफ पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक के एमडी सीईओ के तौर पे अपॉइंट किए गए। अगला क्वेश्चन, इसी में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो मैंने आपके लिए इकट्ठा करी है, जैसे कि पंजाब नेशनल बैंक के नए प्रबंधक महानिदेशक अशोक चंद्रा हैं, जबकि इंडियन बैंक के विनोद कुमार हैं। याद रखेंगे जनवरी 2025 से प्रभावी है। ये नियुक्तियां उनके पूर्ववर्ती और सेवानिवृत्त रिटायरमेंट के बाद भी स्टार्ट कर रहे हैं। ध्यान देंगे सभी के सभी। पिछले एमडी सीईओ की बात करें तो अतुल कुमार गोयल को पीएनबी के पिछले एमडी और सीईओ के तौर पे, और इंडियन बैंक के एसएल जैन को इससे पहले एसएल जैन को 31 दिसंबर 2024 के लिए सेवानिवृत्त किया गया। तो इंडियन बैंक के ये पहले थे, पीएनबी के अतुल कुमार थे, अब इनकी जगह पर अलग अलग चंद्रा साहब आ गए और एक आ गए विनोद कुमार। तो देख रहा है ना विनोद, कैसे इंडियन बैंक का जो है चेयरमैन एमडी और सीईओ बना जा रहा है, ऐसे करके याद देख रहा है ना विनोद, कैसे एमडी सीईओ बना जा रहा है इंडियन बैंक का। तो याद रखना है। अगर मैं बात करूं पीएनबी का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो नई दिल्ली में है, जबकि इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर चेन्नई में है।
ये भी याद रखेंगे। इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे, चेन्नई में, याद रखेंगे। अगला टैगलाइन देख लो, पीएनबी का टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, जबकि इंडियन बैंक का है योर ओन बैंक। इसका क्या है, टैगलाइन है, टैगलाइन है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स की चर्चा कर लेते हैं। अपॉइंटमेंट जो हाल फिलहाल में हुए, इस 2025 में जो अपॉइंटमेंट हुए हैं, नियुक्तियां बोलते हैं ना हिंदी में, ठीक है, नियुक्तियां 2000 अभी जो 25 में कुछ नियुक्तियां जो हुई हैं उनकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। कुछ प्रमुख नियुक्तियों की बात कर लेते हैं। कुछ प्रमुख नियुक्तियां, जैसे कि अगर मैं चर्चा करूं तो अभी रिसेंटली NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अभी अध्यक्ष इसको चुना गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष के तौर पे वी रामा सुब्रमण्यम को चुना गया है। अगर मैं चर्चा करूं इसी में, अभी रिसेंटली बीसीसीआई के लोकपाल बनाए गए हैं। किसको, बीसीसीआई का लोकपाल किसको बनाया गया है, तो याद रखेंगे जस्टिस अरुण मिश्रा को चुना गया है। जस्टिस अरुण मिश्रा को चुना गया है, याद रखेंगे। अच्छा, अभी हालिया 5 प्रमुख राज्यपालों का भी अपॉइंटमेंट हुआ है। तो 5 प्रमुख राज्यपाल जो अभी अपॉइंट किए गए हैं, मैं उनकी चर्चा कर देता हूं। 5 प्रमुख राज्यपाल जो अभी अपॉइंट किए, जस्ट अपॉइंट किए गए हैं। 5 प्रमुख गवर्नर या राज्यपाल बोलते हैं इनको, राज्यपाल जिनको बोलते हैं, इनका भी अपॉइंटमेंट हुआ है। 5 प्रमुख राज्यपालों का अपॉइंटमेंट हुआ है। तो अगर मैं चर्चा करूं इसका, तो 5 प्रमुख राज्यपाल कौन कौन से होंगे, तो 5 प्रमुख राज्यपालों की अगर मैं चर्चा करूं 1 2 3 4 5, अगर मैं इनकी चर्चा करूं तो मणिपुर के राज्यपाल बताइए, अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुआ है। मणिपुर बताएंगे आप सभी के सभी। बिहार बताएंगे सभी के सभी, बिहार के राज्यपाल अभी अपॉइंट किया गया है। केरल का राज्यपाल अपॉइंट किया गया है। उड़ीसा का राज्यपाल अपॉइंट किया गया है, और मिजोरम का राज्यपाल अपॉइंट किया गया है। ये सब अभी रिसेंट अपॉइंटमेंट हुए हैं, बदले हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं। तो मणिपुर के अजय भल्ला को चुना गया है। अजय कुमार भल्ला को चुना गया है। और अगर मैं बात करूं बिहार के, तो आरिफ मोहम्मद खान को चुना गया है। और अगर बात करें उड़ीसा की, ठीक है, अगर बात करें केरल की, तो केरल का चुना गया है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर नाम है इनका। उड़ीसा के तो हरिबाबू कंभमपति को चुना गया है। और अगर बात करें मिजोरम की, तो मिजोरम के वीके सिंह को चुना गया है। वीके सिंह को चुना गया है। तो ये कुछ प्रमुख राज्यपाल हैं जो अभी हाल फिलहाल में अपॉइंट किए गए हैं। ये पांचों, ये 2025 के सारे अपॉइंटमेंट हैं। 2025 के अपॉइंटमेंट, ये मत समझना कि ये पुराने राज्यपाल मैं बता रहा हूँ, एकदम लेटेस्ट तड़तड़ाता हुआ करंट अफेयर्स है। सवाल यहाँ से पक्का पूछा जाएगा, इस बात का ख्याल रखेंगे आप। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, फीडबैक नहीं दोगे तो मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि मैं आपका कल क्लास अपलोड फिर नहीं कर पाऊंगा। मतलब थोड़ी सी मेरे लिए क्या है मैटर कर रहा है, आपका रिस्पॉन्स। और अगर आप धूल दूसरी रिस्पॉन्स करोगे, सुस्ताए रिस्पॉन्स करोगे, कमजोर रिस्पॉन्स करोगे, तो माफ करना मेरे भाई, मैं फिर वो क्लासेस, वो कंटेंट नहीं मिल पाएगा। देखिए, सरकारी काम है, सरकारी व्यवस्था में चीजें आपको फ्रीली बेहतर से बेहतरीन, अयोध्या बलरामपुर जो कर रहा है ना, आप बहुत सारे जगह पढ़ाई करते होंगे, जो कंटेंट आपको जा रहा है वो बहुत महंगे कोर्स बिकते हैं इसके, बहुत महंगे कोर्स, तुम्हें अनुमान भी नहीं कितने महंगे कोर्स बिकते हैं हमारे, ठीक है। तो इस चीज का ख्याल करें। अगर अयोध्या बलरामपुर कुछ कर रहा है आपके लिए बेहतर से बेहतरीन, तो उसमें कोऑपरेट करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, बताएंगे उनको। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हैदराबाद में सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में कंपोजिट शूटिंग रेंज का उद्घाटन किसने किया है? अभी रिसेंटली हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल, अगर आप आईपीएस अधिकारी बनते हैं, जैसे आईएएस है, जब सिविल सर्विस एग्जामिनेशन पास करते हो तो एक तो आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएफएस बनते हैं, ठीक है। तो जो आईएएस होते हैं ये लोग तो मसूरी में करते हैं ट्रेनिंग, है ना, मसूरी में करते हैं ट्रेनिंग। जो आईपीएस होते हैं वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है पुलिस अकेडमी हैदराबाद में करते हैं, है ना, हैदराबाद में करते हैं। जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है हैदराबाद में होती है। यहीं पर अभी एक शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया, किसके द्वारा? जाहिर सी बात है होम मिनिस्टर के द्वारा किया जाएगा, अमित शाह जी के द्वारा किया गया, अमित शाह जी के द्वारा।
तो होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा सरदार पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी कंपोजिट शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए 20 जनवरी को उद्घाटन किया गया, अमित शाह जी का कल ही किया गया है, और लगभग 27 करोड़ रुपए का लागत लगा है इसको बनाने में। लगभग 50 मीटर का 10 ट्रैक बनाए गए हैं, बड़ी अच्छी शूटिंग रेंज बनाई गई है। इसका नाम आप याद रखेंगे सभी के सभी साथी। जब हैदराबाद की नाम आती है बात, तो हैदराबाद कई सारे मैटर्स में, हैदराबाद कई सारी वजहों से चर्चा में रहा है, जिनमें से एक प्रमुख वजह है कि अभी 21 फीट की जो है अभी एक मूर्ति का उद्घाटन हुआ है। 21 फीट की मूर्ति किसका? राणा प्रताप, महाराणा प्रताप जी का, महाराणा प्रताप जी का 21 फीट की मूर्ति का उद्घाटन हैदराबाद में हुआ है। और हैदराबाद में संगीत नाटक अकादमी की एक कल्चरल सेंटर भी ओपन किया गया है, यहीं पे किया गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि पंकज मिश्रा की नवीनतम पुस्तक का शीर्षक क्या है जिसका अनावरण जनवरी 2025 में को किया गया। पंकज मिश्रा का नवीनतम पुस्तक का शीर्षक क्या है जिसका अनावरण 20 जनवरी 2025 को किया गया। देखिए अभी पंकज मिश्रा की एक नवीन पुस्तक आई है, इसका नाम है गाजा के बाद की दुनिया, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। ये बुक है, रिसेंटली विमोचन किया गया है इसका। बहुत इंपॉर्टेंट किताब है जिसका नाम पूछा जा सकता है, बुक्स से अक्सर सवाल पूछते हैं। अभी जो हमारे पूर्व गवर्नर थे रघुराम राजन जी, रघुराम राजन जी एक पूर्व गवर्नर थे हमारे, जिन्होंने एक बुक लॉन्च किया, इसका नाम आपको पता होना चाहिए, इकोनॉमिक मोल्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, जो कि रघुराम राजन जी की किताब है, याद रखेंगे, सवाल पूछा जाएगा। तो कुछ किताबों से सवाल पूछा जाता है, मैं आपको समय समय पर जो किताबें न्यूज़पेपर्स में रहती हैं जिनको लॉन्च किया गया होता है मैं आपको डिस्कस करते रहता हूं, तो उनमें से एक बड़ी मुख्य किताब है रघुराम जी की ये किताब। जनवरी 2025 को आयोजित 67वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? 20 जनवरी 2025 को आयोजित 67वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या था? व्हाट वाज द थीम ऑफ 67th राष्ट्रीय मिशन का थीम क्या था, बताएंगे सभी के सभी साथी। तो अभी रिसेंटली 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन चल रहा है, और इसका जो थीम बताया गया कहाँ पे, सबसे पहली बात तो ये चल रहा है नई दिल्ली में। तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है, नई दिल्ली में। मकसद क्या होता है इसका, कि कैसे करके भारत को विकसित करें, क्या कर सकते हैं जिससे नेशन फर्स्ट का कॉन्सेप्ट आ जाए, नेशन कैसे विकसित हो, देश कैसे आगे बढ़े, ग्रोथ करे। तो इस सब के लिए क्या होता है, ये राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। तो मिशन विकसित भारत 1947 से 2047, 100 सालों का हिसाब किताब, 100 सालों का हिसाब किताब करने वाले हैं यहाँ पर। 100 सालों का हिसाब किताब कौन करेगा? 100 सालों का हिसाब किताब एक संस्था जिसका नाम है इंडियन अचीवर्स फोरम। इंडियन अचीवर्स फोरम ने रिसेंटली एक मिशन विकसित भारत 1947 से लेकर 2047 विषय पर 67वीं राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करी। राष्ट्रीय सम्मेलन 67वीं राष्ट्रीय सम्मेलन मिशन विकसित भारत के तहत करी गई, इंडियन हैबिटेट सेंटर नई दिल्ली में। ठीक है, तो इसका मकसद यही था। अभी मैं, अच्छा, ये एक सम्मेलन हो रहा है, इसके अलावा एक सम्मेलन जो खूब चर्चा में है, समिट्स जो 2025 में होने वाली है या हुई है उसकी चर्चा कर लेते। एक ही समिट चर्चा करनी है मुझे, 2025 में होने वाली है, फरवरी महीने में होगी। बहुत इंपॉर्टेंट समिट है, जो कि जिसका बहुत ज्यादा साख भी है। अभी तो एक दो चीजें हैं, एक तो स्पोर्ट भी बहुत चर्चा में, एक तो वर्ल्ड खो खो कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड खो खो चैंपियनशिप, वर्ल्ड खो खो एक गेम है, खो खो चैंपियनशिप कहां हो रहा है? पहली मर्तबा हो रहा है, पहला वर्ल्ड खो खो चैंपियनशिप कहां पे हो रहा है? तो भारत में हो रहा है, नई दिल्ली में हो रहा है, भारत में हो रहा है, दिल्ली में हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट हो गया। हालांकि समिट नहीं है, ये गेम है। समिट की बात करूं तो एक समिट की अभी जो चर्चा चल रही है वो है 28वीं 28th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री समिट, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री समिट, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री समिट, 28वीं कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री समिट। इसको होस्ट कौन करेगा? तो इसको होस्ट करने वाला है इंडिया। होस्ट कौन करेगा? इंडिया होस्ट करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद रखेंगे। ये कब होगा? 2026 में होगा, 2026 में आयोजित किया जाएगा, 2026 में। तो ये नाम आप याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसका नाम आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, अगला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्शन समिट 2025 कहां पर आयोजित किया जा रहा है? कहां पर आयोजित किया जा रहा है? न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस या बर्लिन, कहां पर आयोजित किया जा रहा है? न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस या बर्लिन कहां पर आयोजित किया जा रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करेंगे सभी प्यारे साथी। चलिए,
चलिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस या बर्लिन, कहाँ पे किया जा रहा है मेरे भाई? तो ये एक्चुअली लंदन में, सॉरी पेरिस में किया जा रहा है, पेरिस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी जाने वाले हैं इसमें। पीएम मोदी इसमें जाएंगे, विजिट करेंगे। और कब हो स्टार्ट हो रहा है? तो ये 10 और 11 फरवरी, 10-11 फरवरी 2025 में इसको आयोजित किया जाएगा, याद रखेंगे। एआई एक्शन समिट, ध्यान देना, एआई से संबंधित कई सारी समिट्स हो चुकी हैं। अगर मैं आपको एआई से संबंधित समिट्स की चर्चा करूं, एआई समिट कई सारी हुई हैं। देखो एआई का जमाना आ गया सब, तो एआई समिट भी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं, पहला ग्लोबल वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन, पहला एआई शिखर, 3 इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। पहला वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन, एआई शिखर सम्मेलन, वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन। अगर मैं इसकी चर्चा करूं एआई शिखर सम्मेलन की, तो ये कहां पे हुआ मेरे भाई? तो ये हुआ था भारत में, भारत में हुआ था, भारत में नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में हुआ था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पहला हुआ था। अगर मैं बात करूं एआई सेफ्टी समिट की, एआई सुरक्षा समिट, एआई सेफ्टी यानी सुरक्षा सम्मेलन, ये सुरक्षा पर हुआ था। कहां पे हुआ था? पहला ये भी था, पहला था ये भी पहला। ठीक है, ये कहां पर हुआ था? तो लंदन में हुआ था, लंदन में, यूके में। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन में। और अभी क्या हो रहा है? एआई एक्शन समिट, एआई एक्शन समिट कहां पे हो रहा है मेरे भाई? एआई एक्शन समिट कहां हो रहा है? पेरिस में हो रहा है, पेरिस में, पेरिस यानी कि फ्रांस। ये 3 एआई समिट आप याद रखेंगे। एआई समिट, ये 3 इंपॉर्टेंट एआई समिट्स में है। अगर मैं चर्चा करूं, प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस में एआई एक्शन शिखर सम्मेलन में भाग लेने का डिसीजन लिया। अब ये भाई प्रधानमंत्री जाएंगे, तो याद रख लो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। तो चूंकि प्रधानमंत्री जाने वाले हैं, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री, वहां के राष्ट्रपति कौन है? अगर मैं पूछूं फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, तो इमैनुअल मैक्रोन है। याद रखेंगे, ये मैक्रोन मेरे भाई, मैक्रोन मेरे भाई, ये बहुत फेमस हुए थे जब पेरिस ओलंपिक हुआ था। पेरिस में ओलंपिक भी हुआ है, आपको पता है, 2024 का। पेरिस ओलंपिक 2024 कहाँ पे हुआ है? तो पेरिस में ही हुआ है ना, नाम से स्पष्ट है। ओलंपिक 2024 कहाँ पे हुआ, ऐसे पूछ सकते हो कि ओलंपिक 2024 कहाँ पे, तो पेरिस में हुआ। अगर मैं ये चर्चा करूं कि पेरिस ओलंपिक पे, जो पेरिस ओलंपिक हुआ है मेरे भाई, इसमें ओलंपिक ऑर्डर से किसको सम्मानित किया गया? ओलंपिक ऑर्डर से, तो ओलंपिक ऑर्डर से इमैनुअल मैक्रोन को सम्मानित किया गया। ओलंपिक ऑर्डर एक अवार्ड है, ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड अगर कह लो, तो किसको सम्मानित किया गया? तो इमैनुअल मैक्रोन को सम्मानित किया। और किस भारतीय को सम्मानित किया गया? तो अभिनव बिंद्रा को सम्मानित किया गया 2024 में। ठीक है, अगर मैं बात करूं फ्रांस की, तो राजधानी है पेरिस, यहाँ के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। पीएम याद मत करो, इंपॉर्टेंट पोस्ट नहीं है। ठीक है, ये इतनी बात हो गई डन, इतनी बात हो गई डन, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला। किस भारतीय राज्य ने भूतापीय ऊर्जा विकसित करने के लिए आइलैंड, किस आइलैंड के लिए आइसलैंड के साथ सहयोग किया? किस भारतीय राज्य ने? सिंपल सवाल है। देखो, जियोथर्मल एनर्जी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी, जैसे पृथ्वी जो है ना, अपनी प्यारी पृथ्वी, पृथ्वी के अंदर हीट है खूब ढेर सारा, है ना, उस हीट का इस्तेमाल, है ना, पृथ्वी के अंदर का अर्थ के अंदर का जो हीट है, उसका इस्तेमाल करके हम क्या बनाएंगे? बिजली बनाएंगे, ऊर्जा बनाएंगे, बिजली या ऊर्जा बनाएंगे। उसका इस्तेमाल करेंगे हम अपनी डे टू डे लाइफ में। इसी को बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा। अभी रिसेंटली उत्तराखंड सरकार ने क्या किया है? आइसलैंड के साथ समझौता किया है कि भैया आइसलैंड आओ, हमारे 40 जगहों को खोदो और वहां से क्या करो? जियोथर्मल निकाल के हमको ऊर्जा प्रदान करने की कोशिश करो, है ना। ऐसा इन्होंने डिसीजन लिया है। तो याद रखेंगे, उत्तराखंड और आइसलैंड ने भूतापीय ऊर्जा पर सहयोग करने का डिसीजन लिया है, सहयोग करने का डिसीजन लिया है। तो यहाँ पर डिटेलिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। उत्तराखंड सरकार और आइसलैंड की एक वर्किस कंसल्टिंग नाम की एक संस्था है, जिन्होंने आपस में समझौता किया। 40 स्थलों पर जियोथर्मल एनर्जी को विकसित करने का डिसीजन लिया गया है, आइसलैंड। और मतलब आइसलैंड एक्चुअली जियोथर्मल एनर्जी पे काफी काम किया, वो भी बर्फीला क्षेत्र, हमारा उत्तराखंड भी थोड़ा ठंडा वाला एरिया, तो वहां पे अच्छा खासा जियोथर्मल की पॉसिबिलिटी है। पृथ्वी की गर्मी से प्राप्त ऊर्जा का इस्तेमाल हम लोग एनर्जी के तौर पे करते हैं, जियोथर्मल एनर्जी के तौर पे। भारत सरकार ने 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी का लक्ष्य रखा हुआ है। मतलब जितना हम कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करेंगे, उतना ही हम लोग कुछ भी करके कार्बन डाइऑक्साइड को जो है सोख लेंगे, न्यूट्रल कर देंगे। मतलब 0 बराबर 0, मतलब मान लो कि 100 यूनिट हमने CO2 इमिट किया, तो 100 यूनिट हम लोग उसको क्या कर देंगे? संचय कर देंगे। संचय करने के कई सारे तरीके, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक टेक्निक है, अगर आपने इकोनॉमी में पढ़ा हो। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिस टेक्निक की मदद से क्या करते हो आप? कार्बन को कैप्चर करते हो, कार्बन कैप्चरिंग टेक्नोलॉजी बोलते हैं उसको। कई सारी प्रकार से कार्बन को कैप्चर किया जा सकता है, जिनमें से एक तरीका ये भी है कि आप
समुद्र के अंदर कार्बन कैप्चर रहता है, समुद्र के अंदर काफी कार्बन मिलता है, समुद्र के अंदर कार्बन कैप्चर, जमीन के अंदर कार्बन कैप्चर, बर्फ के अंदर कार्बन कैप्चर कर सकते हो। तो बहुत सारे टेक्निक है कार्बन को कैप्चर करने का, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं उसको। तो हम क्या कर देंगे, नेट कार्बन न्यूट्रलिटी करने का लक्ष्य हमारा कब तक है, 100 बराबर 100 यानी कि जीरो कर देंगे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन 2070 तक। क्लियर है, बात डन है, आई होप की बात डन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि विजय हजारे ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीती है। 2024 किस टीम ने जीती है विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी किस टीम ने जीती है, बताएंगे सभी के प्यारे साथी। विजय हजारे ट्रॉफी 2024 किसने जीती है, 24 किसने जीती है, 24-25। चलिए, तो विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 किस टीम ने जीती है, विदर्भ, कर्नाटक, तमिलनाडु या मुंबई ने। तो किस टीम ने जीती है मेरे भाई, तो याद रखेंगे कर्नाटक ने जीती है। अभी मेरा थोड़ा स्पीड फास्ट है, एक चीज, क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है आपके सामने, मैं लाइव नहीं हूं, रिकॉर्डिंग चल रही है। जब हम लाइव करेंगे इसको तो अलग तरीके से करेंगे, लेकिन वो तब है जब पॉसिबल होगा। पहली बार लाइव तभी से शुरू होगा जब मुझे इसको परमानेंट एकदम मतलब फ्लो में ला देना होगा कि नहीं ये क्लास डेली जाएगी, किसी तरीके का जो इफ बट नहीं होगा, तभी लाइव वाला कॉन्सेप्ट स्टार्ट होगा, तब तक हम रिकॉर्डिंग अपलोड करेंगे। लेकिन ये तभी पॉसिबल होगा जब आप गाइज कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करोगे तब, है ना, कि आपको क्लास ठीक लग रही है, यहाँ चेंज करने की जरूरत है, ये दिक्कत आ रही है, वो सब बताओगे। कर्नाटक ने रिकॉर्ड 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीत ली है, विजय हजारे ट्रॉफी। अभी रिसेंटली संतोष ट्रॉफी किसी ने जीती, बताओ संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है, संतोष ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। संतोष ट्रॉफी अभी रिसेंटली वेस्ट बंगाल ने जीती है, वेस्ट बंगाल ने संतोष ट्रॉफी जीती है। ठीक है, आपको बताना है कि ये किससे संबंधित है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है, ये फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है विजय हजारे, सॉरी संतोष ट्रॉफी। जबकि विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। हाँ, एक स्टेडियम है जिसका नाम है कोटंबी स्टेडियम, बड़ोदरा में पड़ता है, गुजरात में कोटंबी स्टेडियम पड़ता है। यहाँ पर कर्नाटक ने विदर्भ को हरा दिया, विदर्भ ने 312 रन बनाए थे, कर्नाटक ने 348 बनाया था, ये इसको कवर नहीं कर पाया, 36 रन से कर्नाटक जीत गया। तो इस बार विजय हजारे ट्रॉफी जीतने वाला जो है कर्नाटक है। कर्नाटक ये 5 बार जीत चुका है, 13-14, 14-15, 17-18, 19-20 और 24-25 में भी ये जीत चुका है, जिसका नाम है आपका कर्नाटक। कर्नाटक खूब ज्यादा जीता है, कर्नाटक ने काफी सारी बार जीता है। अगला, उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूसीसी। यूसीसी लागू करने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है उत्तराखंड का। देखो, मैं ये पहली बार नहीं, क्यों आज मैं यूसीसी को डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि आज लागू हो गया मेरे भाई, आज उत्तराखंड ने लागू कर दिया यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब बताओ संविधान के कौन से आर्टिकल में यूसीसी की बात की गई है, यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता। डीपीएसपी पढ़ा है, डॉक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंट, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, डीपीएसपी को हिंदी में बोलते हैं नीति निर्देशक तत्व, है ना। संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में आपने पढ़ा होगा, संविधान का पार्ट 4 है ना, भाग 4। भाग 4 के अंतर्गत आपने देखा होगा कि डीपीएसपी है, इसके अंतर्गत आर्टिकल 44 दिया हुआ है, आर्टिकल 44, आर्टिकल 44 के अंतर्गत डीपीएसपी यूसीसी की बात की गई, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है। सभी समुदायों के व्यक्तिगत कानूनों को एकीकृत करना यूसीसी का मेजर काम है। तो अब आज से इन्होंने लागू कर दिया, उत्तराखंड ने, यूके ने लागू कर दिया, लागू कर दिया, यूके ने, उत्तराखंड ने लागू कर दिया है। क्लियर है, बात डन है। सरकार ने युद्ध क्षेत्र में, सरकार ने युद्ध क्षेत्र पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एक ऐप, ये तो ठीक है कल का बैटलफील्ड ऐप था, ये हमने लॉन्च कर दिया, कल ही पढ़ लिए थे। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी को लागू करने के लिए नियमों को मंजूरी दे दी है, और जो राज्य विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और अन्य कानूनी मामलों में एकरूपता लाने की कोशिश करते हैं, एकरूपता लाने की कोशिश करते हैं। तो अभी मैं आपको यूसीसी के बारे में कई सारी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो उत्तराखंड के संबंध में है। तो महिला की उम्र 21 साल और 18 साल और पुरुष की उम्र 21 साल से न्यूनतम नहीं होनी चाहिए, इतना होनी चाहिए, तभी यूसीसी के जो शादी से संबंधित प्रावधान है वो लागू होंगे। इसमें लिव इन रिलेशनशिप की भी बात की गई है, तलाक, मैरिज, उत्तराधिकार, लिव इन रिलेशनशिप, इन सबको टैकल किया गया है इसमें। उत्तराखंड कई सारे मैटर्स में चर्चा में रहा। उत्तराखंड, अगर मैं बात करूं उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की, तो उत्तराखंड पिछले 1 सालों में कई सारी वजहों से चर्चा में रहा है, जिनमें से प्रमुख वजह यह है कि अभी यहीं पर उत्तराखंड में ही कई सारी चीजें हुई हैं। उत्तराखंड के करंट अफेयर्स की चर्चा कर लेते हैं, कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, जैसे कि उत्तराखंड में अभी रिसेंटली संस्कृत को क्या कर दिया गया, संस्कृत को मैंडेटरी कर दिया गया। संस्कृत को 414 मदरसों में 414 मदरसों में अनिवार्य कर दिया गया। वो कौन सा राज्य है जहां पर संस्कृत को अनिवार्य किया गया, ऐसा सवाल पूछा जाएगा। अनिवार्य कर दिया है उत्तराखंड में। यहां पर क्या चलाया गया है, यहां पर जायरोकाप्टर अनिवार्य कर दिया गया।
यहां पर जायरोकाप्टर शुरू किया गया, भारत का पहला स्टेट जहां पर जायरोकाप्टर शुरू किया गया है, जायरोकाप्टर शुरू किया गया है, यह है आपका जायरोकाप्टर शुरू करने वाला पहला राज्य, फर्स्ट राज्य उत्तराखंड बना है। जायरोकाप्टर हेलीकॉप्टर का छोटा भाई, जिसकी स्पीड कम होती है और ऊपर से आगे से खुला होता है, हवा लगता रहेगा, जैसे पुष्पक विमान में तुम जा रहे हो अपनी पिंकी के साथ, ठीक है। जायरोकाप्टर हो गई बात डन। अगली बात, यहीं पर एयर एम्बुलेंस की सुविधा स्टार्ट की गई है, एयर एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस स्टार्ट किया गया है यहीं पर। यहीं पर अभी रिसेंटली 38वां नेशनल गेम हो रहा है। 38वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में हो रहा है? उत्तराखंड में हो रहा है। 38वां राष्ट्रीय खेल कहां पे हो रहा है? उत्तराखंड में हो रहा है, उत्तराखंड में हो रहा है, ठीक है। यहीं पर एक काजिंद नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज भी हो रही है उत्तराखंड में ही, काजिंद नाम की मिलिट्री एक्सरसाइज, काजिंद मिलिट्री एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज भी यहीं पर हो रही है, उत्तराखंड में हो रही है। और सबसे कम क्राइम वाला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड ही है। सबसे कम क्राइम वाला राज्य भी उत्तराखंड है, सबसे कम क्राइम, अभी रिपोर्ट आई थी, सबसे कम क्राइम किस राज्य में है? सबसे कम क्राइम उत्तराखंड में है, याद रखेंगे, याद रखेंगे। तो ये आपके उत्तराखंड के करंट अफेयर्स हो गई। पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे किया गया? पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन कहां पे किया गया? बताएंगे सभी के सभी साथी, आंसर करेंगे इस बढ़िया क्वेश्चन का। पुरातत्व अनुभव संग्रहालय कहां पर बनाया गया? कहां पर बनाया गया? पुरातत्व अनुभव संग्रहालय कहां पर बनाया गया? बताएंगे सभी के सभी साथी, पुरातत्व अनुभव संग्रहालय। तो याद रखेंगे अभी रिसेंटली वडनगर में पुरातत्व अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, अनुभव संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। वडनगर गुजरात में अनुभवात्मक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया, ठीक है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया, अमित शाह ने उद्घाटन किया था इसका। अगला क्वेश्चन, हेमा टेक्सटाइल्स का क्या है? ये क्या चीज है? एक्चुअली ये एक प्रकार का, हेमा टेक्सटाइल वो वस्त्र जो ग्लोबल मार्केट में नहीं पहुंच पा रहे हैं, जो घरेलू बनाए गए, घर में भारत में बनाए गए और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे बनाए गए, लेकिन उनको ग्लोबल मार्केट में रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है। उनको रिप्रेजेंटेशन, उनको मार्केट दिलाने के लिए, घरेलू और अनुबंध वस्त्रों को मार्केट दिलाने के लिए हेमा टेक्सटाइल्स स्टार्ट किया गया है। तो ये याद रखेंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा जवाब। विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र कहां पर स्थापित किया गया है? विश्व का पहला कहां पर स्थापित किया गया है? दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। तो ध्यान देंगे, अभी रिसेंटली प्रयागराज में विश्व का पहला महामृत्युंजय यंत्र बनाया गया है, यंत्र लगाया गया है। दुनिया का पहला महामृत्युंजय यंत्र प्रयाग में स्थापित किया गया है। ये देख सकते हो फोटो, ये है महामृत्युंजय यंत्र जो प्रयागराज में लगाया गया है। प्रयागराज पिछले काफी समय से चर्चा में, कुंभ में बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें, महाकुंभ में कई महत्वपूर्ण चीजें अभी रिसेंटली क्या की गई, लागू की गई हैं। तो एक बारी मैं महाकुंभ 2025 के बारे में बता देता हूं कि इसमें क्या क्या नई इनिशिएटिव ली गई हैं, जिनमें से सबसे प्रमुख पहला क्या है कि अभी रिसेंटली 1 बैग, अभी मैंने आपको पढ़ाया था 2-3 दिन पहले, ठीक है, 2-3 दिन पहले मैंने आपको पढ़ाया था। सबसे पहली बात तो अभी रिसेंटली 1 बैग 1 प्लेट 1 बैग 1 प्लेट 1 बैग कैंपेन किसने स्टार्ट किया है? 1 प्लेट 1 बैग कैंपेन, ये आरएसएस ने स्टार्ट किया है कुंभ मेला में, कि सभी लोग प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, जो है स्टील के बर्तन में खाना खाएं, ठीक है। इसके अलावा यहीं पर अभी कुंभवाणी स्टार्ट की गई है, कुंभवाणी एक एफएम रेडियो चैनल है, कुंभवाणी स्टार्ट की गई, कुंभवाणी स्टार्ट की गई, एफएम चैनल है जो कि यहां पर स्टार्ट किया गया है, एफएम चैनल, ठीक है, ओके, ये बात हो गई। अभी फोन पे एंड आईसीआईसीआई लोम्बार्ड ने अभी बीमा पॉलिसी स्टार्ट की है कुंभ मेला में। कुंभ में जाइए उससे पहले बीमा करवा लीजिए, तो बीमा पॉलिसी स्टार्ट की है इन्होंने ही यहां पर। और यहीं पर अभी रिसेंटली अटल युवा महाकुंभ कॉन्सेप्ट स्टार्ट, अटल युवा महाकुंभ स्टार्ट किया गया कुंभ मेला में। ये किस लिए किया गया है? तो ये एक्चुअली जो बच्चे हैं उनको अटल जी की विरासत बताई जाएगी, अटल जी की विरासत बताई जाएगी और उनको भारत के अद्भुत विकास में सहयोग दिया जाए। अभी अटल जी की 100वीं बर्थडे पड़ने वाली है, अटल जी का बर्थडे 25 तारीख को पड़ता है। 25 किस तारीख को पड़ता है बताएंगे सारे के सारे, और उसी दिन विश्व विरासत दिवस के तौर पर, सॉरी सुशासन दिवस के तौर पर मनाते हैं, 25 दिसंबर में बता देता हूँ, 25 दिसंबर के तौर पे हम लोग सुशासन दिवस के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। आज का होमवर्क आपका ये होगा, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा। आपने कल भी, मतलब मैं बहुत अफसोस के साथ कह रहा हूं आप सभी साथियों को कि आप में से सभी साथी ऐसे हैं किसी ने क्वेश्चन का जवाब नहीं दिया, तो ये एक तरीके से मतलब तौहीनता है कि आप अपने, मेरे लिए क्या है,
मेरे लिए आपके लिए, कि आप अपने पढ़ाई को लेकर सजग नहीं। आपसे एक सवाल पूछा गया था कल की क्लास में, आपने जवाब नहीं दिया, एक सिंगल बच्चे ने जवाब नहीं दिया। ये मुझे भी हतोत्साहित करता है और आपके पढ़ने के प्रति आपकी प्रतिबद्धता को दिखाता है। साथियों, जब भी आपसे सवाल पूछा जाए और जब भी आपसे स्टार्टिंग में फीडबैक मांगा जाए तो आप सभी के सभी साथी फीडबैक जरूर देंगे। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप सभी के सभी साथी ज्वाइन कर लेंगे सुधीर ऑफिशियली। ये टेलीग्राम चैनल है, आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे बात करना चाहते हैं, किसी प्रकार का पीडीएफ वगैरह चाहिए, सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल, आप सभी के सभी साथी इसको ज्वाइन भी कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अयोध्या बलरामपुर में आपका पढ़ने के लिए सरकार के द्वारा ये शानदार इनिशिएटिव आपके लिए लाई गई है। आप सभी के सभी साथी इससे जुड़िए, बेहतर से बेहतरीन चीजों को देखो। अब कंटेंट बेहतर से बेहतरीन जा रहा है, मतलब तुम इफ नहीं लगा सकते, इफ बट भी नहीं कर सकते, इतना बेहतरीन कंटेंट जा रहा है। तो आप सभी साथी इसका इस्तेमाल कीजिए, बेहतर से बेहतरीन कंटेंट अगर मिल रहा है तो इसका एकदम जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल कीजिए, आपको फायदा मिलेगा। और हमें प्रोत्साहन कैसे मिलेगा, कि जब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो सभी साथियों का बहुत शुक्रिया। इस क्लास को आगे कंटिन्यू रखना है तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में बताना पड़ेगा। मेरी साइड से 2 क्लासेस जो आपको एक तरीके से डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे प्रोवाइड की गई कि आप अपना फीडबैक दे दीजिए, तो हम इस क्लास को लाइव लेके जाएंगे। फिर तभी पॉसिबल है जब आप फीडबैक देंगे। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, अपना ख्याल रखिए।